नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी SSS लेखपाल का जो सिलेबस है वह जारी हो चुका है और इस सिलेबस के अनुसार आपके परीक्षा में हिंदी के कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें आपके समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी की तैयारी के लिए आज हम लोग 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। लिंग की दृष्टि से नाव क्या है? यह किस प्रकार का शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। नाव जो शब्द है यह एक स्त्रीलिंग का शब्द है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हिंदी में लिंग दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा जो है वह पुल्लिंग होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, आप लोग शब्दों को पढ़ लीजिए। आपको पहचानना है कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अमावस्या। यह जो अमावस्या शब्द लिखा गया है यह शुद्ध रूप में लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी पहचानना है, कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध रूप से लिखा गया है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो ऑप्शन बी है केंद्रीकरण, यह जो शब्द है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला प्रश्न है आपको विलोम पहचानना है कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निस्तेज, निकृष्ट, बहुल या विनीत? सबसे पहले उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है आप लोग जान लेते। उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। यह सब जो है यह उत्कृष्ट के पर्यायवाची भी कह सकते हैं और उत्कृष्ट का मतलब श्रेष्ठ, उत्तम होता है। इसी प्रकार से निकृष्ट का जो अर्थ होता है वह होता है नीच, तुच्छ, घटिया। ये सभी जो है इसका अर्थ होता है निकृष्ट का। तो इस प्रकार जो है उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वह निकृष्ट होता है। यहाँ पे एक शब्द निस्तेज है। निस्तेज का अर्थात जिसमें कोई तेज ना रह जाए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको अर्पित का विलोम पहचानना है। असल, गृहीत, प्रतिघात, वितृष्णा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी गृहीत। अर्पित करने का अर्थ होता है कोई भी चीज़ की पेशकशी करना या समर्पित होना, और वहीं पे जो है गृहीत का जो अर्थ होता है वह प्राप्त किया गया होता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पे एक शब्द प्रतिघात लिखा है। प्रतिघात का मतलब होता है आघात के बदले किया गया आघात, वह जो है प्रतिघात होता है। और यहाँ पे एक शब्द है वितृष्णा। वितृष्णा का अर्थ जो होता है वह अरुचि होता है, जैसे अनिच्छा, अरुचि, ये सभी जो है यह वितृष्णा के अर्थ होते हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती या प्लेटिनम जयंती? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी रजत जयंती। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे रजत जयंती कहा जाता है। हीरक जयंती जो मनाया जाता है वह 60 वर्ष के पूरे होने पर मनाया जाता है। स्वर्ण जयंती आपके 50 वर्ष के पूरे होने पर मनाया जाता है। और बात करते हैं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है। तो इस प्रश्न जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी रजत जयंती। इसकी जो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होगा? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आगत पथिका।
वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह आगत पद क्या होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वे पढ़ रहे हैं में जो वाक्य लिखा है इसमें आपको पहचानना कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध भूत या अपूर्ण वर्तमान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी तात्कालिक वर्तमान है। वे पढ़ रहे हैं इस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है वहाँ तात्कालिक वर्तमान होता है। तो यहाँ पर भी वे पढ़ रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि यह जो कार्य चल रहा है अभी वर्तमान में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है यह आपके वाक्य शुद्धि से प्रश्न लिया गया है। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा वाक्य जो है सही है। प्याज कड़वी होती है, बारात की शोभा देखते बनती थी, माली फूलों की माला ले आया, वे कई विषय के ज्ञाता हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी माली फूलों की माला ले आया, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। प्याज कड़वा होता है यह होना चाहिए। इसी प्रकार से बारात जो शब्द है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, यहाँ पे बारात इस प्रकार से होना चाहिए, यह जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा बारात। इसी प्रकार से वे कई विषय ज्ञाता नहीं, वे कई विषयों के ज्ञाता हैं, यहाँ पे जो है यह इस प्रकार से हो जाएगा, वह कई विषयों के ज्ञाता हैं। तो इस प्रश्न जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी माली फूलों की माला ले आया, यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको पहचानना कौन सा शब्द जो है वह आम का पर्यायवाची नहीं है, अमृत फल, पिक, आम्र या रसाल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पिक जो शब्द है यह आम का पर्यायवाची ना होकर यह कोयल, कोकिला, बसंत दूत, बसंत दूत का पर्यायवाची है। और वहीं पे अमृत फल, आम्र और रसाल जो है यह सभी आम के पर्यायवाची हैं। प्रश्न आप लोगों को इस प्रकार से बनाया गया है कि आप लोगों को अधिक से अधिक पर्यायवाची आप लोगों को देखने को मिले और जिससे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पर्यायवाची आप लोग याद कर सकें। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बसंत का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ आपको पहचानना है, मारुत, मधुमास, ऋतुराज, कुसुमाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मारुत जो शब्द है यह बसंत का पर्यायवाची ना होकर यह आपका पवन, हवा, समीर इन सब का पर्यायवाची है। और वहीं पे मधुमास, ऋतुराज और कुसुमाकर जो है ये सभी बसंत के पर्यायवाची हैं। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। निष्फल में कौन सी संधि है आपको पहचानना, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि या यण संधि। तो निष्फल में जो है इसमें विसर्ग संधि है, ने धन फल होने के योग होने से यह आपका निष्फल शब्द बनता है। तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न हमारा, महोष्ण में कौन संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो महोष्ण में हमारी आपकी गुण संधि है, महाधन उष्ण होने से, महाधन उष्ण के योग से जो है इसमें गुण संधि होगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। नवरात्र में कौन सा समास है वो आपको पहचानना है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। जैसा कि आप लोग जानते हैं जहाँ पे अंक की गणना की बात होती है वहाँ पे अक्सर द्विगु समास होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है द्विगु समास, नवरात्र जो शब्द है वह द्विगु समास है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ आपको बताना है, अनुयायी, अनादृत, अनुपम या अनिमेष। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह अनुपम होता है। यहाँ पे एक शब्द अनिमेष है। अनिमेष का अर्थ होता है जो पलक गिराए बिना, अर्थात एकाटक जो कहते हैं, एकाटक जो पलकें नहीं गिराता है उसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वह अनिमेष होता है। इसका जो उत्तर होगा वह अनुपम। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। निम्न में से आपको तत्सम शब्द पहचानना है, काजल, गोधूम, ईख या गुफा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी गोधूम जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है और यह जो है गेहूं का तत्सम शब्द है। गेहूं का तत्सम रूप गोधूम होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लो।
कोश का सही अर्थ बताइए, वो आपको पहचानना है। दूरी शब्द संग्रह, दूरी खजाना, खजाना दूरी, या शब्द संग्रह खजाना। तो पहले जो कोश का अर्थ होता है वह आपका दूरी होता है, और दूसरे कोश का जो अर्थ होता है वह खजाना होता है। तो इसमें दंत सा जो कोश होता है वह आपका दूरी बताता है, और आपका मूर्धन्य सा जो होता है, मूर्धन्य सा वाला कोश जो है वह आपका खजाना का अर्थ बताता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए तक अगला प्रश्न लोग, राजा प्रजा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी द्वंद्व समास। राजा प्रजा में जो है यह द्वंद्व समास होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होता है? भेद खोलना, अनहोनी होना, कम सुनना, या ध्वस्त होना? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अनहोनी होना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ जो होता है वह अनहोनी होना होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, नाक कटना का अर्थ क्या होता है? प्रिय होना, पस्त होना, इज्जत जाना, या कम सुनना? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इज्जत जाना। नाक कटने का जो अर्थ होता है वह इज्जत जाना होता है। जैसे वह अपने विद्यालय की नाक कटवा दिया, वह प्रतियोगिता में फेल होकर वह अपने विद्यालय की नाक कटवा दी। तो यहाँ पे नाक कटने का जो अर्थ होता है वह इज्जत जाने से मतलब होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? यह आपका अध्यापक जो शब्द है यह इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, या संप्रदान कारक? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कर्ता कारक। अध्यापक जो इसमें है वह कर्ता कारक है, क्योंकि अध्यापक द्वारा जो है विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे कर्ता कारक होगा। आज तक अगला प्रश्न लो, अन्य अन्य का सही अर्थ क्या होगा? समान संयम, अनाज दूसरा, आगे पीछे, या दूसरा अनाज? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अनाज और दूसरा। अन्न का जो अर्थ होता है वह अनाज होता है, और अन्य का जो अर्थ होता है वह दूसरा होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, अली अली का सही अर्थ बताइए। भावरा सखी, सखी भावरा, मित्र सत्व, या पाप पूर्ण? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अली का अर्थ होता है भावरा और अली का अर्थ होता है सखी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, आँख का पर्यायवाची कौन नहीं वो आपको पहचानना है। नयन, तुरंग, लोचन, या नेत्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तुरंग। तुरंग जो है आँख का पर्यायवाची ना होकर यह आपका घोड़ा, अश्व, ये सब का पर्यायवाची होता है, और वहीं पर नयन, लोचन और नेत्र जो है ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। आइए अगला प्रश्न लोग, निम्न में से एक वचन पहचानिए। आपको पहचानना कौन सा शब्द एक वचन है। आंसू, दर्शन, बाल, या सामग्री? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सामग्री जो है यह एक वचन है। बाकी अन्य आंसू, दर्शन और बाल जो है यह सभी बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस पर जो आंसर है वह ऑप्शन डी सही है। इसकी जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।